अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मजहर शेख और आप देख रहे हैं न्यूज़ का खास प्रोग्राम खास मुलाकात। दोस्तों, आज के हमारे इस प्रोग्राम में हमारे खुसूसी मेहमान हैं जाने माने पत्रकार कलीम सिद्दीकी साहब। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि गुजरात विधानसभा के चुनाव बहुत ही नज़दीक हैं और इस बार कुछ ऐसा होने वाला है जो गुजरात के इतिहास में कभी नहीं हुआ। वैसे तो गुजरात में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस अक्सर टकराया करती थी, लेकिन इस बार गुजरात में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के अलावा आम आदमी पार्टी और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन भी मैदान में है। अब देखते हैं कि नतीजा क्या आता है। इन्हीं सब बातों पर नज़र रखे हुए हैं, बहुत ही बारीकाई से बाज नज़र रखे हुए हैं कलीम सिद्दीकी साहब। तो कलीम सिद्दीकी साहब से हम जानते हैं कि आने वाले ऐसे हालात में कौन बाजी मारेगा और कौन इसको कितना नुकसान पहुंचाएगा। कलीम सिद्दीकी साहब, आपका इस्तेमाल। शुक्रिया। कलीम सिद्दीकी साहब, सबसे पहले ये बताइए कि फिलहाल जिस तरीके से गुजरात में जी कई सालों से भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास इस बात को लेकर लगातार सत्ता में आती जा रही है और कांग्रेस जो है वो विरोध पक्ष में बैठती है, लेकिन इस मत पर देखा जाए तो मामला कुछ और है। दो पार्टियां और भी, और वो भी काफ़ी मजबूत हैं, वो गुजरात में आ चुकी है। तो फिलहाल देखा जाए तो विकास की जो बात थी वो कहाँ तक सही उतरी है भारतीय जनता पार्टी? देखिए, इस पार्टी का नाम ही बहुत सारे लोगों ने जुमलेबाज पार्टी रखा है। तो सबका साथ सबका विकास माइनस अल्पसंख्यक माइनस दलित, ये पार्टी का सही नारा है। तो विकास जो है की बात की जाए तो विकास का मतलब ये होता है कि सभी समाज को, सभी समुदाय को, भारत के अगर गुजरात स्टेट की बात की जाए, हर नागरिक का डेवलपमेंट होना चाहिए। किसी के ऊपर कोई कर्जा ना हो, लोग जो है खुशहाली हो, उसी को यानी आज गुजरात में जो है कर्जों में डूबा हुआ है। हर आदमी जो है 35 से 40 हजार रुपए जो है सरकारी कर्ज को अगर बांटा जाए, एलोकेट किया जाए जनता के ऊपर, तो हम लोग कर्जदार लोग हैं। यानी जो है गुजरात सरकार के ऊपर इतना कर्जा है। तो जब आदमी कर्जदार हो तो उसकी तरक्की जो है मानी नहीं जाएगी कि तरक्की है। रही बात बहुत सारी चीजें जो है गुजरात क्योंकि शुरू से जो है जहांगीर के ज़माने से यहाँ पर जो पोर्ट वगैरह थे और जो है एक इंटरनेशनल कारोबार होता था और यहाँ के लोग दूसरे जगह गए आए गए, तो गुजरात को एक अपॉर्चुनिटी मिली जो यूपी बिहार को, इन राज्यों को, राजस्थान और मध्य प्रदेश को नहीं मिला। पूरे हिंदुस्तान को जो है गुजरात और महाराष्ट्र के जरिए जो है बिजनेस की नीड को जो है एक प्लेटफॉर्म मिलता है। लेकिन बदकिस्मती ऐसे है कि अभी कुछ के दिनों से जो है जिन लोगों के पास सत्ता है और जिन लोगों के पास ताकत है, उन्होंने ताकत के बल पे पोर्ट और एयरपोर्ट पे भी कब्जा कर लिया है, जिसकी वजह से आप यानी कई हजार करोड़ रुपए के आए दिन जो है ड्रग्स वगैरह मिलती, उसी रूट से जहां से कारोबार होना चाहिए था, जहां से बिजनेस होना चाहिए था, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होना चाहिए, तो वहां पे ड्रग्स के लिए एक रूट तैयार हो गया है कि जो यानी गुजरात के युवाओं को सिर्फ बर्बाद, नस्लों को बर्बाद नहीं कर, पूरे देश की नस्लों को बर्बाद किया जा रहा है और गुजरात काफी चिंतित है। और पहली बार मैं देख रहा हूं कि गुजरात के अंदर ड्रग्स जो है एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। ये मुद्दा इसलिए बन रहा है कि इससे लोग पीड़ित हैं, यहाँ के लोग पीड़ित हैं कि लोग जो है अपने बच्चों की फिक्र कर रहे हैं। बहुत सारे लोग जो है यानी मर रहे हैं, उनको नशा चाहिए, नशा नहीं मिल रहा है, पागलों वाली जिंदगी गुजार रहे हैं, इस तरह का माहौल हुआ। लेकिन इसमें जो है ये तो यानी ये सरकारों को तय करना है कि इन सारी चीजों से कैसे निपटना है। डेवलपमेंट में कमी आए, जिस तरह से बढ़ना चाहिए था गुजरात को नहीं बढ़ा। सिद्दीकी साहब, एक बात कहूँगा कि आप जिस तरह सरकारों को, तो सरकार को चाहिए या सरकारों को? देखिए, सरकार का मतलब है कि गुजरात सरकार हो गई, उसके बाद केंद्र सरकार भी हो गई, इवन की जो है यहाँ की नगर पालिकाएं हैं, वो सबका अपना अपना रोल होता है डेवलपमेंट की। जैसे अहमदाबाद सिटी को ले लिया जाए कि भाई किसी गरीब आदमी के ऊपर प्रॉपर्टी टैक्स बाकी है तो कॉर्पोरेशन जबरदस्ती वसूलेगी, और अडानी का कई सौ करोड़ रुपए का टैक्स बाकी हो तो उससे नहीं वसूलेगी, तो बेईमानी है, जनता के साथ धोखा है। तो ये सारी सरकारें जो है कुछ ही लोगों के पास है, तो जिससे नुकसान जो है
आम जनता का हो रहा है, गुजरात का हो रहा है, गुजरातियों का हो रहा है, देश का हो रहा है। अच्छा सिद्दीकी साहब, यहाँ पर हम खास देखें तो आम आदमी पार्टी कई वादे लेकर यहाँ पर आई है, जिस तरीके से मुफ्त बिजली वगैरह जो दिल्ली का मॉडल है, इसी तरीके के जो वादे हैं वो यहाँ पर इसे आम भाषा में जो कहा जाता है रेवड़ी, इसी तरीके का जो है वो एजेंडा लेकर यहाँ आई है। और राहुल गांधी ने भी गुजरात के मुताबिक इसी तरीके से कुछ बातें कही है कि हम आएंगे तो ये करेंगे वो करेंगे। तो क्या लगता है आपको, ये सब बातें सही हैं? देखिए, अभी ऑफिशियल मैनिफेस्टो जो है किसी भी पार्टी का नहीं है, लेकिन एक तरह से उन दोनों सभी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों ने मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। और जो चीजें जो है वो यानी आम आदमी पार्टी सिर्फ मैनिफेस्टो या मुद्दे तय नहीं कर रही है, अब सारे लोगों को जेन्युइन मुद्दों पे ही बात करना है। कांग्रेस का जो ग्रामीण मैनिफेस्टो जो था डिक्लेयर अभी किया कि ग्रामीण किसानों को क्या मिलेगा, यानी जो दूध के कारोबार से जुड़े हुए, वो काफी अच्छा है। मैं ग्रामीण क्षेत्रों में अभी नहीं गया हूं, लेकिन ये है कि कहीं ना कहीं वो जो है ग्रामीण क्षेत्रों में कांग्रेस का वो मैनिफेस्टो काम करेगा। और ये में आज की तारीख में भी और 95 से लेके अब तक बीजेपी की तुलना में कांग्रेस ज्यादा मजबूत रही है। ये गुजरात के यानी पॉलिटिकल हिस्ट्री है 95 से लेके अब तक। अब ये एक और प्लेयर कांग्रेस आम आदमी पार्टी आने से, इसको तो ये तो वक्त बताएगा कि क्या परिस्थितियां बनती हैं। अभी इलेक्शन भी कमी है, जनता का मूड किस तरह बनता है, केजरीवाल की हवा कंटिन्यू रहेगी या नहीं रहेगी, क्योंकि जो है जिस तरह से जो है, क्योंकि केजरीवाल वेव पे चलता है, मीडिया और सोशल मीडिया पे ये पार्टी चलती है। अगर निकालती हो, और अहमदाबाद में ऐसे आम आदमी पार्टी को कुछ खास उम्मीद नहीं है, लेकिन यहाँ पे भी अगर कुछ डैमेज करती है या बीजेपी को नुकसान होता है तो इन इलाकों में अगर कोई नुकसान होगा तो बीजेपी का ही होगा। अच्छा एक चीज देखिए कि इस मरतबा जो है वो कांग्रेस काफी मेहनत भी कर रही है, और ऐसे हालात में असदुद्दीन अवैसी साहब भी जो है वो गुजरात में अपने कैंडिडेट उतारना चाहते हैं। इन हालात में एक आम मुसलमान जो है वो अब तक तो कांग्रेस को वोट देता था, लेकिन फिलहाल का मामला देखा जाए तो आपकी तो बात नजर रहती है हर फील्ड में, इसी तरीके से हर तबके पर भी रहती है। तो आपने अक्सर देखा होगा कि फिलहाल में मुसलमान जो है वो दो गुट में तकसीम हो चुके हैं। वो अपने आप में डिसाइड नहीं कर पा रहे, तय नहीं कर पा रहे कि किसे वोट दिया जाए। तो इस पर आप कुछ कहेंगे? देखिए, गुजरात के अंदर मुसलमानों ने जो है सिर्फ जो है 95 के बाद जनता दल जब से खत्म हुई, इसके बाद से जो है सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को वोट देते हुए आए हैं। और कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में जो है MIM की एंट्री अचानक हुई और बहुत शॉर्ट टाइम उन्होंने 7 काउंसलर जिताए, जो बड़ा अचीवमेंट था। और जहां से जिता है वो काफी मुस्लिम डोमिनेटेड वार्ड्स थे। और MIM के साथ ये है कि उनको अगर कोई वोट दे सकता है तो वो सिर्फ मुसलमान ही है, इसके अलावा दूसरी पार्टियों के साथ उनका कोई वो नहीं है। दूसरे कास्ट के साथ चाहे दलित क्यों देगा वोट? सिर्फ आम्बेडकर का नाम लेने से दलित क्यों वोट देगा? दलितों के पास अपनी लीडरशिप है, अपनी पार्टी है, उनके पास तो विकल्प बीजेपी का भी है, जो बीजेपी सत्ता में भी है, बहुत सारे दलित हैं। तो जिस तरह से अभी अहमदाबाद में अभी दौरा भी हुआ, तो अगर पहले और दूसरे यानी आपके दौरे को और कॉर्पोरेशन के पहले दौरे की तुलना की जाए तो जमीन और आसमान का फर्क है। यानी 100 से सीधे 10 पे आगे 90% पॉपुलैरिटी लॉस हुई है असदुद्दीन ओवैसी इस दरमियान में। इसमें तो हम लोग नहीं, ये तो असदुद्दीन ओवैसी को तय करना है कि उनकी पॉपुलैरिटी अचानक क्यों गिरी। क्योंकि जहां इतना मास वेलकम हुआ तो आज की तारीख में 5 आदमी एयरपोर्ट लेने जाते हैं। आप जो है एक बड़े नेता होते हैं, गली गली घूमते, आपके साथ 25-30 लोग होते हैं। जहां आप यूपी के अंदर थे तो हजारों के लोग के बीच में आपका भाषण हुआ करता था, और गुजरात में 25-30 लोग चल रहे हैं। और आपकी जो जनसभा हुई वो जनसभा उस जगह पे हुई जहां पे आप इलेक्शन ही नहीं लड़ने वाले हो। तो इससे यानी बहुत सारी शंकाएं पैदा होती है कि जो MIM में जैसे साबिर भाई है, क्योंकि निकोल विधानसभा में आप जो है सभा करते हैं, जहां पे सभा हुई वहां से निकोल शुरू होता है, और सभा का स्टेज के पीछे से जो है दानी लिमरा शुरू होता है। और दानी लिमरा का एक छोटा सा एरिया जो है
उस जगह गोमतीपुर में आता है। आप बापू नगर लड़ने की बात करते हो, लेकिन बापू नगर में जो है अच्छा खासा मुस्लिमों का वोट है। आप मुरारजी चौक में कर सकते थे सम्मेलन, आप मच्छी मार्केट में कर सकते थे, आप हाथी खाई में करते तो बापू नगर और क्या नाम दानी इमरान 2 विधानसभा कवर होती, और वहां से लगा हुआ दानी इमरान से बहुत नजदीक जमालपुर और दरियापुर भी है। तो यानी आपको यानी ये तो इस तरह से जो है कि भाई अब असद साहब आए हैं तो एक सभा करा दो, तो वो बहुत सारी शंका के दायरे में आ गई। दूसरी चीज ये है कि कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में कांग्रेस को लेकर मुसलमानों के अंदर कहीं ना कहीं नाराजगी थी, और उस नाराजगी को इलेक्शन में निकाल दिया है। और असेंबली का इलेक्शन जो होता है वो अलग पैटर्न पे होता है, वहां पे लोकल नुमाइंदा नहीं चुना जाता है, नल गटर साफ कराने वाला आदमी नहीं चुनना है, सरकार की क्या पॉलिसी होती है और सरकार किसकी बनेगी पूरे गुजरात में वो असेंबली जो है असेंबली के मेंबर्स तय करते हैं। तो और दूसरी चीज ये है कि गुजरात में जो है कोई भी ऐसी सीट नहीं है मुस्लिम उम्मीदवार को जब तक हिंदू वोट नहीं मिलेगा तब तक वो जीत नहीं सकते हैं। अब अच्छा एक बात बताइए कि ऐसी कितनी सीट हैं कि जहां पर मुस्लिम वोट मिले और साथ ही साथ हिंदू वोट भी मिले तो वहां पर मुस्लिम कैंडिडेट आ सकता है? देखिए, यानी हेट्रेड की पॉलिटिक्स अगर खत्म हो जाए हाँ, तो जो है 10 से 15 सीट भी आ सकती है, लेकिन मुसलमानों से जो है इस तरह से माहौल बनाया गया मुसलमानों के खिलाफ, तो यानी भारतीय जनता पार्टी के टिकट में भी मुसलमान टिकट अगर इलेक्शन लड़ता रहेगा तो हिंदू एक मुसलमान को नहीं देगा। करती है जिस तरह और हिंदुआइजेशन हो चुका है, जैसे दलित हुआ है, यहाँ पे देवी पूजक समाज है, फिर ठाकुर कम्युनिटी है। अभी इन लोगों के अंदर उतना ज्यादा हिंदुआइजेशन नहीं हो चुका है जितना दूसरी गुजरात की जातियों को होता। तो वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के नाम पर, कांग्रेस के संगठन के नाम पे, कांग्रेस के सदस्य जो है काम करते हैं उसके नाम पे, पार्टी के नाम पे तो वोट तो यानी मुस्लिम उम्मीदवार भले हो लेकिन वोट तो देते ही हैं, तभी जो है 3 जीत के आते हैं, और नहीं तो जो है वो भी नहीं जीत के आए। अगर जो है 40 और 60 का रेशियो दरियापुर जैसा है, वहां पर जो है 60% नहीं दे हुए एक तरफ हो जाए और 40% तो ये भी सीट नहीं जीत सकते हैं दरियापुर की। हाँ, यानी मैं बाइपोलर की बात कर रहा हूँ। और इसके अंदर जो है अगर एमआईएम भी घुस जाती है तो एमआईएम को तो देवी पूजक देने वाले नहीं है, दलित तो देने वाले नहीं है, देगा कौन? यानी जो उनकी फैन फॉलोइंग एमआईएम की है 15 से 25 साल के बीचों में, और 15 से 18 साल के बीच में वालों का तो वोट ही नहीं है। 18 से 25 साल के वोटर की संख्या बहुत कम है। दूसरी चीज ये है कि मुस्लिम बहुत स्मार्ट वोटर है पूरे इंडिया में, कहीं पे भी वो अपना वोट खराब नहीं करना चाहता, चाहे गुजरात हो, चाहे यूपी हो, चाहे बंगाल हो, चाहे बिहार भी। बिहार में अगर 5 सीट एमआईएम ने जिताया तो वहां तो वो जिता सकते थे, इतनी संख्या थी तो उन्होंने जिता दिया। और जहां पे एमआईएम के उम्मीदवार को नहीं, वहां पे जमानत भी जब्त करा दिया, मुसलमानों ने जब्त कराया ना। तो इसी तरह गुजरात में है, अगर मुसलमानों को ये लगा कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी जो है जीत नहीं रही है तो क्यों वोट देगा, यानी मैं अपना वोट क्यों खराब करूं। तो इसी तरह यानी मुसलमानों के अंदर इतनी स्मार्टनेस तो है ही है कि बीजेपी को कैसे हराना है, तहफ्फुज़ के लिए लड़ रहे हैं कि कौन सी पार्टी हमको प्रोटेक्ट कर सकती है। तो मैं तो कांग्रेस पार्टी में नहीं हूं, लेकिन इतना तो कह सकता हूं अगर कांग्रेस की सत्ता बनती है तो मुख्यमंत्री का गिरबान तो जाके पकड़ ही सकता हूं किसी मुद्दे पे। यानी इसे डिस्क्रिमिनेशन तो हो रहा, लेकिन कांग्रेस की सरकार आए तो उससे लड़ सकते हैं, संघर्ष कर सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं, धरने प्रदर्शन कर सकते हैं। लेकिन ये सरकार है मुसलमान, उसके लिए इररिलेवेंट, कुछ भी करो, मजबूती है। तो ऐसे माहौल में असदुद्दीन ओवैसी को जो है चाहिए कि भाई आप जो है कांग्रेस को सत्ता में आने दो और उसके बाद आप पूरी ताकत से आओ, क्योंकि तब आपको प्लेटफॉर्म मिलेगा। फिर हमको जो है ना बीजेपी से डर के वोट देने की जरूरत नहीं है, हमको हमारे सामने बीजेपी को रोकने का चैलेंज नहीं रहे, हमारे पास चैलेंज होगा कि हमारी डिमांड्स क्या है, हमारे मुद्दे क्या हैं, हिस्सेदारी। हाँ,
हिस्सेदारी की बात कर सकते हैं, उसमें जो है इस तरह की पार्टियां जो है काम कर सकती हैं। यानी आपके कहने का मतलब ये है कि फिलहाल जो है, और अगर असदुद्दीन अवैसी साहब जो इन 3 सीटों पर और भी सीटों पर अगर लड़ाते हैं तो वहाँ तो ठीक है, लेकिन खासकर ये जो 3 सीटें हैं ये भी मुसलमानों के हाथ से जा सकती है। देखिए सरकार किसकी बनेगी किसकी नहीं बनेगी ये तय नहीं है। मैं भी नहीं जानता हूं, आप भी नहीं जानते, कांग्रेस भी नहीं जानती है, बीजेपी भी नहीं जानती है, आम आदमी पार्टी भी नहीं जानती है। लेकिन यानी चुने हुए नुमाइंदे की जरूरत हर कम्युनिटी को पड़ती है। अगर दलितों के पास उनकी अपनी लीडरशिप नहीं होगी तो उनकी बात जो है पटेल नहीं उठाएगा। बिल्कुल। और मुसलमानों की बात जो है, अगर कोई मामले हैं, देखिए बहुत सारी चीजें होती है, आम आदमी नहीं जा सकता है। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हो जाते हैं, कंट्रोवर्शियल मुद्दे होते हैं, पुलिस से और सरकार से कौन बात करेगा, तो चुने हुए नुमाइंदे के पास पावर होती है। प्रोटोकॉल होता है कि चुना हुआ एमएलए है उसको भी लोकल पीआई को सैल्यूट मानना पड़ेगा, और उसके बाद अगर कुर्सी पे बैठा पुलिस स्टेशन में एमएलए पहुंचता है तो पीआई को अपनी कुर्सी छोड़ के खड़े होना पड़ेगा। तो ये जब आपके पास कोई एमएलए नहीं होगा तो आपका कोई हैसियत नहीं, आपकी कोई हैसियत नहीं होगी, स्टेटस नहीं होगी, आपके पास पावर नहीं होगी, फिर आपको ऐसे ही बात करनी पड़ेगी। एमआईएम जो है ऐसा नहीं है कि जीत नहीं सकती है। ये जो दौरा किया ये तो क्या है, यानी एक तरह तो असदुद्दीन ओवैसी का गुजरात में अहमदाबाद में खेल लगाया गया, उसको यानी इंसल्ट की गई। जिस तरह से आपको लड़ना है, जो बापूनगर ऐसी विधानसभा है जहां पे आप एमआईएम पूरी ताकत लगाए, मुस्लिम वोट है, यानी आम आदमी पार्टी हिंदू उम्मीदवार उतारेगी, कांग्रेस हिंदू उम्मीदवार उतारेगी, बीजेपी हिंदू उम्मीदवार, छोटी विधानसभा है, आप 30,000 वोट लेके आ जाओ, मुस्लिमों को मोबिलाइज कर लो, वहां पर आप तो वो लड़ेगा भी नहीं कि भाई हमारी नुमाइंदगी कम हो जाएगी। अगर जीत जाता है तो इसी तरह वेजलपुर का है, वेजलपुर में आपके पास अच्छे वोटर हैं, और इस बार जो है आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवार अपना हिंदू डिक्लेयर किया है, कांग्रेस भी हिंदू ही करेगी लगभग, और बीजेपी तो मुस्लिम को देती ही नहीं। वहां पे आपके पास 2-2.5 लाख वोट है, 2-2.5 लाख वोट के सहारे आप जो है एक स्ट्रेटेजी तय, आपको पूरे गुजरात को लड़ना नहीं है तो कर दोगे। ताकत आप जो पूरा जिस तरह दौरा किया, आप लोग को फोकस अगर पूर्वी अहमदाबाद में तो 1-2 दिन वही निकालते, एक दिन घूमते फिर रात में सभा करते। आप दरियापुर को 2 दिन दरियापुर, यानी इसका मतलब कि कुछ लोग एक एजेंडे पे काम कर रहे हैं, यानी किसी तरह से एजेंडा फिक्स किया गया है, क्योंकि दरियापुर के बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं की नजर है, और बहुत सारे बड़े बड़े नेता दरियापुर से टिकट लेना चाहते हैं, और वो इस समय ज्यादा डिमांड बढ़ गई है बीजेपी के अंदर, क्योंकि उनको उम्मीद लग रही है कि इस बार जीत सकते हैं। तो ये इसी तरह जो है 2012 में क्या हुआ था, साबिर भाई लड़े थे, वोट ले गए, ट्रेन में फाइट हुई, भूषण भट्ट जीता, जो कि यानी जहां पे आप 60% वोटर हो वहां पे कैसे मुस्लिम उम्मीदवार हार गया। यानी वहां पे जब 60% वाली सीट आप हार सकते हो तो 40% वाला डेफिनेटली हारना है। तो और दूसरी चीज ये है कि आपको अगर एमआईएम को कुछ एमएलए जिताना है तो दानी लिमड़ा रिजर्व सीट है, आप अच्छा उम्मीदवार ढूंढ के लाओ, पढ़ा लिखा दलित लाओ, जो मुस्लिमों से अच्छे रिलेशन रखने वाला, मुस्लिमों के बीच काम, क्योंकि दलितों के और मुस्लिमों की बीच केमिस्ट्री तो अच्छी है ही, तो आप वहां पे भी जीत सकते हो। लेकिन वहां पे आप जो है सभा करने में डरते हो, वहां उम्मीदवार उतारने में डरते हो, तो डर के थोड़ी नहीं पॉलिटिक्स होती है। वैसे हालांकि मैं इस चीज में तो बहुत ज्यादा बिलीव नहीं करता हूं, लेकिन आपको मुस्लिम पॉलिटिक्स करने आपको मौका है। दानी लिमड़ा में 50% जो है मुस्लिम वोटर है, आप जिता दो, बापूनगर जिताओ, दानी लिमड़ा जिताओ, ये क्या वेजलपुर जिताओ, 3 सीट तो आप जिता ही सकते हो, महाराष्ट्र से अच्छा रिजल्ट हो जाएगा। लेकिन जो है मुस्लिम नुमाइंदे, बहुत सारी चीजें मतभेद मेरे इमरान खेड़ा वाले से भी हो सकते हैं, ग्यासू भाई से भी हो सकते हैं, और होते रहते हैं। मैं पब्लिक लाइफ में बहुत सारी चीजें मुझे नहीं भी पसंद आती है, लेकिन जो है जब ऐसे कम्युनिटी सोचेंगे तो हमको ये सोचना पड़ेगा कि हमारे कुछ लोग हों, बहुत सारी, जैसे बिल्किस बानो का है, कांग्रेस नहीं उठा सकती थी मुद्दा, लेकिन ग्यासू भाई उठा सकते हैं, क्योंकि उनके ऊपर जिम्मेदारी बनती है।
तो उन्होंने यानी इस चीज में तो एमआईएम से अच्छा उन्होंने लीड लिया। इसका प्रोटेस्ट में एमआईएम तो बहुत एमआईएम क्यों नहीं कर पाई? बिल्किस बानो के बाद साबिर भाई जो है, देखिए पर्सनली साबिर भाई से भी मेरे अच्छे संबंध है। कलीम सिद्दीकी के साथ खास आपसे एक बात पूछना ये चाहूंगा कि मुस्लिम वोटर जो हैं उनमें एक बात ऐसी देखी जाती है कि उनकी मानसिकता जो है वो इस तरीके से है कि सरकार किसी की भी बने, और बरसों से ये मानसिकता उनमें है कि सरकार चाहे किसी की भी बने, हमें क्या लेना देना, हमें तो अगर रिक्शा वाला है तो रिक्शा ही चलानी है, अगर कोई भी काउंसिलर होता है या एमएलए होता है उससे हमें क्या फायदा। तो इस पर क्या कहेंगे खासकर आप? देखिए ये मानसिकता वाकई बहुत खतरनाक है, क्योंकि इस तरह की मानसिकता कौम को गुलामी की तरफ ढकेलती है। इस तरह की मानसिकता के बिल्कुल भी खिलाफ हो। हमें जो है लड़ने की जरूरत है, संघर्ष करने की जरूरत है, और देश के लोकतंत्र को और कॉन्स्टिट्यूशन को समझने की जरूरत है, क्योंकि हर आदमी की जिम्मेदारी है। एक आदमी से जो है कॉन्स्टिट्यूशन या देश नहीं बनता है, या कोई कम्युनिटी का अपलिफ्टमेंट जो है एक आदमी से नहीं होता। अगर सारे लोग रिक्शा चलाने लग जाएंगे तो वो कम्युनिटी डेवलपमेंट, रिक्शा चलाने वाला भी चाहिए, डॉक्टर भी चाहिए, इंजीनियर भी चाहिए, ट्रेन भी चलाने वाला चाहिए, ट्रक भी चलाने वाला चाहिए, या और एमपी भी चाहिए, एमएलए भी चाहिए, और सरकारी नौकरियों में दफ्तरों में बाबू भी चाहिए। तभी जाके किसी कम्युनिटी को आज जो है चीजें भी करने की जरूरत है। लेकिन एक वोटर्स किन बातों को ख्याल में रख के वोट करना चाहिए? देखिए मुसलमान जो है पूरे इंडिया के अंदर आज की तारीख में सिर्फ एक ही बात को ध्यान में रखता है कि वो प्रोटेक्ट कौन करेगा, तहफ्फुज कौन देगा उसको, इस चीज पे ही वोट करता है। यानी पहले चाहे भले अभी आप मीटिंग करो, मोहल्ला सभा बुला लो और वहां से अलग अलग लोग, तो केजरीवाल भी मुसलमानों के बीच में बहुत पॉपुलर है। उनको लगेगा कि भाई लाइट बिल जो है माफ हो जाएगा, इतना फायदा हो जाएगा, ये फायदा हो जाएगा। लेकिन जब वोट देने की बात है कि लाइट बिल तो सही है, लेकिन अगर बीजेपी आ गई तो साला जो है अभी हमको छुट्टी निजात नहीं मिली है, यानी कहीं ना कहीं जो है, क्योंकि महफूज नहीं इस सरकार में, तो आदमी सबसे पहले अपने आप को महफूज मुसलमान ये कोशिश कर रहा है। और जब तक उसको प्रोटेक्शन सही ढंग से नहीं मिलेगा तो प्रियोरिटी जो है किसी भी वोटर की है वो प्रोटेक्शन है, तहफ्फुज है, खुद की सुरक्षा, परिवार की सुरक्षा, यही मुद्दे हैं। इसके अलावा मुसलमानों के बीच में कोई भी मुद्दे नहीं है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया कलीम सिद्दीकी साहब। तो दोस्तों कलीम सिद्दीकी साहब से हमने जानकारी ली 2022 के चुनाव के ताल्लुक से, और उन्होंने काफ़ी ऐसी जानकारी दी कि मुसलमानों के कौन कौन से मुद्दे हैं और किन बातों को ध्यान में रखते हुए उन्हें अपना वोट, अपना कीमती वोट देना चाहिए। तो मैं मज़हब से इजाज़त चाहता हूँ, फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।